एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन के बारे में, और उसमें मेन देखेंगे स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में। इसके बाद जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, रिफाइनिंग ऑफ टीन। ओके, तो इससे पहले मैंने नॉन फेरस मेटल एक्सट्रैक्शन का वीडियोस ऑलरेडी 5 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका है, जिसमें मैंने मैग्नीशियम एक्सट्रैक्शन और एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। तो उसका जो लिंक है, नॉन फेरस मेटल एक्सट्रैक्शन प्लेलिस्ट का जो लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रीवियस जो वीडियोस है वो आप देख सकते हो, और जो आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे ना, उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करते जाऊँगा। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ये ब्लैक कलर का ये ओर है टीन का, इसका नाम है कैसेटराइट AsNO2। ठीक है, इस तरह से ब्लैक कलर में दिखता है ये टीन का ओर। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ना इधर, ये सिल्वर कलर में, यही क्या है, टीन है। ठीक है, तो हमको कैसेटराइट से हम क्या प्रोड्यूस करना है, अपने को टीन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं टीन का क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है टीन का। तो टीन के काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं। एज ए मेटल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपका होता है फॉइल बनाने में, फॉइल फॉर रैपिंग पेपर। ठीक है, रोलिंग करके इसका फॉइल बनाते हैं। एक्सट्रूजन से इसका कोलैप्सिबल ट्यूब बनाते हैं, है ना। पाउडर का इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के लिए। ये उसका एज ए मेटल एप्लीकेशन है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है कोटिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, किसी कंटेनर की कोटिंग करनी है, या किसी और फूड इंडस्ट्री में जो बहुत सारे जो वो होते हैं ना, बर्तन वगैरह होते हैं फूड इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है टीन का। क्योंकि टीन का जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और ये नॉन टॉक्सिक भी होता है। इसलिए ज़्यादातर इसका उपयोग क्या करते हैं, स्टील के ऊपर कोटिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसका कोटिंग का बहुत सारा अलग अलग मेथड है, जैसे केमिकल प्रेसिपिटेशन है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन है, स्प्रेइंग डिकोरेशन है, हॉट डिपिंग है। ये सब कोटिंग में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग टेक्निक है। ठीक है, एज ए कंपाउंड इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट ऑयल में, इनऑर्गेनिक में यूज़ है काफ़ी ज़्यादा। एज ए अलॉय सबसे ज़्यादा यूज़ है इसका टीन का एज ए अलॉय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो कॉपर का जो अलॉय होता है ना, जैसे ब्रॉन्ज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ब्रॉन्ज के अंदर मेन टीन ही होता है। इसके अलावा आर्ट ऑब्जेक्ट है, वाइट मेटल है जिसको बेरिंग अलॉय भी बोलते हैं, जिससे बेरिंग बनता है, बॉल बेरिंग बनता है, उसमें काफ़ी अमाउंट में टीन होता है। सोल्डर होता है जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलॉयज़ हैं, इन सब में क्या होता है, टीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो और आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो टीन क्या है, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है। अगर हम बात करें किसी मेटल के ऊपर कोरोजन रेजिस्टेंस का कोटिंग करना हो, मतलब टीन का कोटिंग करना हो, या बहुत सारा जो अलॉय होता है नॉन फेरस अलॉय, उसमें टीन पाया जाता है, मतलब टीन डालते हैं हम। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, टीन का कैसे हम स्मेल्टिंग करेंगे, टीन का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो टीन के प्रोडक्शन में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है मिनरल प्रोसेसिंग या ओर ड्रेसिंग। ठीक है, तो जो ओर होता है टीन का, उसका नाम क्या है, कैसेटराइट, है ना, SnO2, है ना। इसी से हमको क्या निकालना है, टीन का प्रोडक्शन करना है। तो जो कैसेटराइट होता है उसमें केवल SnO2 नहीं रहता, इसके अलावा बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहता है, जैसे गैलेना है, चार्कोपाइराइट है, आयरन पायराइट है, स्फेलेराइट है। ये सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें रहती है। ये सारी क्या है, एक तरह से सल्फाइड इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, अगर टीन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना इसका, मतलब कैसेटराइट का, तो इसका होता है SnO2। इसमें थ्योरेटिकल कितना टीन होता है, लगभग 78.6% होता है ना। मतलब इसका आप एटॉमिक परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो 78.6 होता है, लेकिन एक्चुअल जो ओर होता है कैसेटराइट का जो ओर, उसमें 1% से भी कम टीन होता है। ठीक है, मतलब इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है कि ओर में 1% या 1% से कम टीन रहता है, इतना कम होता है। ठीक है, उसी को हमको रिकवर करना होता है। तो डायरेक्टली इतना, मतलब ओर में इतना कम अमाउंट में मेटल है तो डायरेक्टली हम उसको स्मेल्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन करना, मिनरल प्रोसेसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मिनरल प्रोसेसिंग करके टीन का परसेंटेज को लगभग 65% तक लाया जाता है ना। तो टीन का मिनरल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, एक तो ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेशन मेथड में 2-3 होता है, जैसे जिगिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है हेवी हेवी मीडिया सेपरेशन होता है। ये सब ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोथ फ्लोटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। जो सल्फाइड इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग करना है तो फ्लोथ फ्लोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आयरन और टंगस्टन का कोई इम्प्योरिटीज़ है, नहीं, आयरन और टंगस्टन इम्प्योरिटी है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका रोस्टिंग कर देते हैं, मैग्नेटिक रोस्टिंग ओर का। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से ना आयरन और टंगस्टन को अलग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 टाइप का जो है मेथड हम अप्लाई करते हैं, ताकि मेटल का बेनिफिशिएशन कर सकें, मतलब टीन का परसेंटेज हम और में बढ़ा सकें, है ना।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। अब देखिए टीन का जो स्मेल्टिंग हम किस में करते हैं, टीन का स्मेल्टिंग हम लोग करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में। ये आपका क्या है, रिवर्बरेटरी फर्नेस, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम यहाँ पे आपको नहीं दूंगा। रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या होता है, यहाँ पे अपना चार्ज मटेरियल है, जो भी चार्ज मटेरियल यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ पे फ्यूल बर्न किया जाता है। तो इस फ्यूल के बर्न होने से जो ये निकलता है ना, जो हीट निकलता है या इससे जो भी फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं वो यहाँ से होते ऊपर जाता है। तो यही क्या करता है, चार्ज को मतलब रॉ मटेरियल को गर्म करता है और यहीं पे मेन जो है स्मेल्टिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम रिवर्बरेटरी फर्नेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते टीन के स्मेल्टिंग के लिए। तो देखो, जब हम टीन के ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर रहे थे, है ना, मतलब मिनरल प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि हम कॉन्सेंट्रेशन मेथड में ग्रेविटी सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं और फ्रोथफुटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में ही क्या होता है, ओर को बहुत ही फाइन साइज़ में पहले से लाना पड़ता है। जैसे अगर आपको फ्रोथफुटेशन करना है तो आपका जो ओर का साइज़ है बहुत फाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने क्या कर दिया, ओर को बहुत फाइन साइज़ में तोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर फाइन साइज़ में होता है ना जब भी ओर जो है, तो आप उसको ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब परमेबिलिटी चाहिए, वहाँ पे आप फाइन चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमको रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ओर आ रहा है ना, मिनरल प्रोसेसिंग से वो पहले से बहुत छोटा है ना, बहुत छोटे साइज़ में पार्टिकल मतलब पाउडर के। ठीक है, अब हम दूसरे एस्पेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं टीन स्मेल्टिंग का। ठीक है, अब टीन स्मेल्टिंग में सबसे ज़रूरी बात हमको जानने वाली यहाँ पे क्या है, आप देखिए इलिंगम डायग्राम में एक चीज़ देखिए। अगर आप इलिंगम डायग्राम में देखोगे ना तो ये जो टीन ऑक्साइड है, ये जो टीन ऑक्साइड है और ये आयरन ऑक्साइड है, ये आप देख रहे हो कि एकदम पास पास है। ये टीन ऑक्साइड की लाइन गई है और जस्ट ऊपर से आयरन ऑक्साइड की लाइन गई है। ठीक है, अब टीन ऑक्साइड में आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी रहता है। अगर आयरन ऑक्साइड नहीं रहता है तो आयरन जो सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, जिसको हमको रोस्टिंग करके आयरन ऑक्साइड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते हो कि आयरन ऑक्साइड ओर में रहता ही है। ठीक है, आयरन सल्फाइड बाद में आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो आपके टीन के ओर में क्या है, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर आप टीन ऑक्साइड को रिड्यूस करने जाओगे स्मेल्टिंग प्रोसेस में, तो साथ साथ क्या होगा, आयरन ऑक्साइड भी रिड्यूस होगा। इसका मतलब आपका जो टीन का जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उसमें आयरन भी रिड्यूस होके टीन में मिल जाएगा और टीन की इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी, मतलब टीन के अंदर आयरन की इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम टीन का स्मेल्टिंग करते हैं तो। ठीक है ना, तो टीन के ये जो टीन ऑक्साइड है, इसका अगर मुझे कार्बोथर्मिक रिडक्शन करना है ना, तो लगभग यहाँ पे हमको 600 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम। मतलब 600 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन 600 डिग्री सेल्सियस में देखोगे ना तो उससे जस्ट थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है आपके आयरन ऑक्साइड को स्मेल्टिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी लगभग आसपास है ना। हालांकि जो मेन प्रोसेस जो होता है वो लगभग 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस में होता है। जो स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है ना, वहाँ पे लगभग 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस हमको देना पड़ता है, क्योंकि हमको स्लैग भी बनाना है। तो स्लैग के लिए लगभग इतना टेम्परेचर ज़रूरी है। हालांकि रिडक्शन तो 600 में ही हो जाएगा, 600-700 में, लेकिन अगर आपको फ्लूइड स्लैग बनाना है ना, लिक्विड स्लैग, तो इतना टेम्परेचर हमको ज़रूरत पड़ता है 1200 से 1300। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ पे क्या किया जाता है कि टीन में आयरन का परसेंटेज ना आए। ठीक है, केवल टीन ऑक्साइड का रिडक्शन हो, आयरन ऑक्साइड का ना हो, इसके लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस वाले डायग्राम में देखो कि टीन ऑक्साइड जो है थोड़ा सा नीचे है और आयरन ऑक्साइड थोड़ा सा ऊपर है। डेल जी की दोनों की वैल्यू अगर आप देखोगे ना, तो टीन ऑक्साइड थोड़ा सा नीचे है और आयरन ऑक्साइड थोड़ा सा ऊपर है। तो दोनों के बीच में लगभग जो डिफरेंस होता है ना एनर्जी का, वो 20 किलो कैलोरी का होता है। ठीक है, यही जो 20 किलो कैलोरी का जो स्टेबिलिटी का जो डिफरेंस है ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम टीन का रिडक्शन करने के लिए, और आयरन ऑक्साइड को हम स्लैग में भेजते हैं। ठीक है, तो इतना कम मतलब डिफरेंस है स्टेबिलिटी में, तो एक ही बार में स्मेल्टिंग हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि सिंगल स्मेल्टिंग प्रोसेस से हमको क्या हो जाए कि पूरा का पूरा जो टीन है, ओर में जो टीन है वो मेटल के फॉर्म में चला जाए और जो आयरन है वो पूरा का पूरा स्लैग में चला जाए एक ही बार में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी लगभग सेम है ना। तो इसीलिए आपको अगर टीन रिकवर करना है हाई प्योरिटी का, अच्छी मतलब कम इम्प्योरिटी का टीन अगर आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मेटल की रिकवरी भी अगर आपको बढ़ाना है, तो आप सिंगल स्टेज स्मेल्टिंग प्रोसेस में कर ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या यूज़ करते हैं, 3 स्टेज स्मेल्टिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम। क्या अप्लाई करते हैं, 3 स्टेज ऑफ स्मेल्टिंग प्रोसेस। मतलब एक ही बार में आपको पूरा का पूरा टीन रिकवर नहीं होगा। ठीक है, 3 बार आपको करना पड़ेगा। अब देखिए 3 बार कैसे करते हैं वो हम धीरे धीरे समझेंगे।
यहाँ हम फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। तो फ्लो चार्ट को मैंने मतलब दो पेज में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेज में एक्चुअली में आ नहीं रहता है ना। तो देखो ये क्या है, आपका टीन का ओर है, ठीक है, हमने टीन कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, मतलब मिनरल प्रोसेसिंग कर लिया। अब इसको हम कहाँ डालते हैं, स्मेल्टिंग में भेजते हैं, किसमें, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तो वहाँ पे लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस में हम स्मेल्टिंग करते हैं, है ना। वहाँ पे हम क्या डालते हैं, कोल और लाइमस्टोन। तो कोल का क्या काम है, कोल ही एक्चुअली क्या करते हैं, रिडक्शन करता है किसका, SnO2 का, कार्बोथर्मिक रिडक्शन यहाँ पे होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसिन देता है। ये एसिन मतलब टीन जो है आपका रिवर्बरेटरी फर्नेस में बॉटम में जम हो जाएगा, जिसको हम टीन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। लाइमस्टोन क्यों डालते हैं, लाइमस्टोन इसलिए डालते हैं ताकि जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो, लाइमस्टोन एज ए फ्लक्स का काम करता है, तो जितने भी गैंग होगा उसके साथ ये स्लैग बना लेगा, इसलिए हम लाइमस्टोन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम स्मेल्टिंग करते हैं ना शुरू में, इसमें लगभग 8 से 10 घंटे लगता है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, मेटल मिलता है। तो इसकी इम्प्योरिटी कितनी रहती है, 99% होती है, 99% टीन हमको मिलता है। तो फर्स्ट स्मेल्टिंग जब हम करते हैं, इस स्मेल्टिंग को क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्मेल्टिंग। तो फर्स्ट स्मेल्टिंग में क्या चीज़, मतलब किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भले हमको मेटल की रिकवरी कम हो, भले हमको टीन कम मिले, लेकिन जो टीन मिले वो हाई प्योरिटी का हो। इसलिए यहाँ पे देखो आपका जो फर्स्ट मेटल जो मिल रहा हो 99% टीन की इम्प्योरिटी है, बट स्लैग में देखो, स्लैग में भी क्या है, 30% टीन है ना। मतलब ऐसा कोशिश नहीं किया गया है कि पूरा का पूरा टीन रिकवर हो जाए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि अगर आप पूरा का पूरा टीन रिकवर करना चाहोगे ना, तो टीन में आयरन भी आ जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ रहा है, आयरन को अगर हमको स्लैग में रखना है, आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस होने से बचाना है, मतलब आयरन ऑक्साइड को स्लैग में रखना है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड को स्लैग में रखना है ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोशिश ये करनी पड़ती है कि भले टीन की रिकवरी कम मिले, कम टीन रिकवर हो, बट जो टीन रिकवर हो उसकी प्योरिटी क्या है, ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे अमाउंट में जो टीन है वो स्लैग में चला जाता है, ठीक है। या हम स्लैग में भेज देते हैं ताकि हमें जो मेटल मिल रहा है, टीन मेटल, वो हाई प्योरिटी का मिले, है ना। अब ये जो स्लैग है इसमें देखो 30% टीन है, तो हम इसको तो ऐसा फेंक नहीं सकते, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारे अमाउंट में टीन है। अब इसी स्लैग को क्या करते हैं, हम वापस से कूलिंग करके हैं और क्रशिंग करके फिर क्या करते हैं, उसके स्मेल्टिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्टेज ऑफ स्मेल्टिंग। मैंने बताया ना 3 स्टेज में करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज से जो स्लैग मिला उसमें 30% टीन है, तो उस टीन को रिकवर करना है मुझे। तो उस स्लैग को फिर से हम कूल करके क्रश करके किस में भेजते हैं, फिर से स्मेल्टिंग फर्नेस, फिर से रिवर्बरेटरी फर्नेस में डालते हैं। यहाँ पे एक नया चीज़ डालते हैं, स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन यहाँ पे हम जानबूझ के ऐड करते हैं, क्योंकि स्क्रैप आयरन यहाँ पे ना एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। मतलब जो SnO2 होता है ना, उसके साथ आयरन रिएक्शन करके क्या बना लेता है, FeO प्लस SN। तो ये भी आयरन क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम स्क्रैप आयरन भी डालते हैं सेकेंड स्टेज में, ठीक है। उसके अलावा रफ ड्रॉस, ये रफ ड्रॉस क्या होता है ना, थर्ड स्टेज के बाद जो स्लैग बचता है वो है रफ ड्रॉस, ठीक है। कोक और लाइमस्टोन तो हम डालते ही हैं, है ना। तो अब ये सेकेंड स्टेज ऑफ स्मेल्टिंग में लगभग 16 घंटे लगते हैं, और यहाँ से जो हमको मिलता है टीन, वो 95% प्योर होता है। मतलब यहाँ पे 5% अब यहाँ पे क्या हो जाता है, आयरन आपका आ जाता है। 95% टीन होता है, 5% आयरन होता है, और जो स्लैग होता है उसमें लगभग 4% टीन होता है। यहाँ पे भी अच्छा खासा टीन अभी भी स्लैग में है, तो अब इसको भी हम नहीं भेज सकते। अब मतलब इस स्लैग को भी हम ऐसा फेंक नहीं सकते, क्योंकि इसमें अभी भी 4% टीन है, तो इसको आपको फिर से रिकवर करना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखो कि फर्स्ट स्टेज में जो हमको टीन मिला वो बहुत ज़्यादा प्योर था, सेकेंड स्टेज में हमको जो टीन मिला वो उसकी प्योरिटी थोड़ी कम है, केवल 95%। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप टीन को निकालते जा रहे हो, है ना। टीन को निकालते जा रहे हो तो टीन की एक्टिविटी कम हो रही है, आयरन का परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आयरन का परसेंटेज बढ़ रहा है स्लैग में, ठीक है, और उसी स्लैग से आप टीन रिकवर कर रहे हो, है ना। तो स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको आयरन की इम्प्योरिटी ज़्यादा मिल रही है टीन में, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेज में कितना स्लैग है, 4%, मतलब सेकेंड स्टेज के स्लैग में 4% टीन है। अब इसका हमको फिर से रिडक्शन करना है, क्योंकि 4% को हम रिकवर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको कूलिंग करते हैं और क्रशिंग करते हैं, और फिर से क्या करते हैं, इसका स्मेल्टिंग करते हैं। इसको थर्ड स्टेज ऑफ स्मेल्टिंग बोलते हैं। इसके बाद जो हमको मेटल मिलता है ना, उसमें लगभग 80% टीन और 20% आयरन होता है जो मेटल मिलता है। और जो स्लैग होता है ना थर्ड स्टेज में, इसमें लगभग केवल 1 से 2% तक बस टीन होता है। तो ये स्लैग जो मिल रहा है थर्ड स्टेज के बाद, इसमें बहुत कम परसेंट टीन है। अब यहाँ से अब टीन रिकवर करना बहुत मुश्किल है, तो इस स्लैग को हम सीधा डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं है, ठीक है। अभी जो हॉट मेटल हमको मिला इसका हम यूज़ करते हैं। अब देखो सेकेंड स्टेज के बाद हमको जो टीन मिला
वो उसमें केवल 95% टीन है, 5% अभी भी आयरन है। और थर्ड स्टेज के बाद जो हमको मिला उसमें केवल 80% टीन है और 20% क्या है, आयरन है। मतलब आयरन की इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अब हमको अलग भी करना है ना उसको, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में अगर आयरन है तो वो टीन की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। आप उस टीन को डायरेक्टली कहीं यूज़ नहीं कर सकते। अब आप उसको रिफ़ाइन भी करना है, मतलब उस आयरन को अलग भी करना है। ठीक है, एक्चुअल में रिफ़ाइनिंग नहीं है, एक्चुअल रिफ़ाइनिंग और हम आगे बढ़ेंगे। बट ये जो हमको मिल रहा है ना सेकेंड और थर्ड स्टेज के बाद जो टीन है उसमें से आयरन हमको अलग करना है। तो आयरन को अलग कैसे करते हैं हम, लिक्वेशन रिफाइनिंग के थ्रू। इसको लिक्वेशन ड्रॉसिंग या लिक्वेशन रिफाइनिंग भी बोलते हैं। इसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी वाले में। ठीक है, उसमें मैंने बताया भी है कि आयरन और टीन है ना, मतलब टीन में अगर आयरन की इम्प्योरिटी है तो हम उसको कैसे दूर करते हैं, तो हम लिक्वेशन से दूर करते हैं। अब देखिए, टीन और आयरन का जो मेटल है दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। टीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 232 डिग्री सेल्सियस ओनली। और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1539 है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट में। और इसका जो लिक्विड होता है वो भी आपस में इमिसिबल होता है, मतलब दोनों के लिक्विड भी आपस में घुलता नहीं है। ठीक है, इसी कारण से हम इसका लिक्वेशन रिफाइनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब लिक्वेशन रिफाइनिंग में क्या होता है ना, जो हमको जो मेटल मिल रहा है सेकेंड और थर्ड स्टेज के बाद, है ना, अब उसी मेटल को क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद उसको वापस से गर्म करते हैं। ठीक है, मतलब जो मेटल हमको मिला है, जैसे सेकेंड स्टेज के बाद जो हमको मेटल मिला उसको हम क्या कर लिए, ठंडा कर लिए, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब इसको फिर से क्या करते हैं, हीट करते हैं। कितना टेम्परेचर तक हीट करते हैं, 232 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा सा ऊपर हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, अब 232 डिग्री सेल्सियस क्या है, टीन का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट दोनों है। ये उसका 232 क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो 232 के जस्ट ऊपर जब हम गर्म करते हैं ना, तो टीन जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। ठीक है, टीन क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा, क्योंकि टीन का मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया तो टीन क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड बनने के बाद यहाँ से इसका जगह रहेगा, ये आपका निकल जाएगा, टीन आपका लिक्विड बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो जो शुरू शुरू में जो टीन निकलेगा ना उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। वो लगभग 99.5% प्योर टीन होगा शुरू में जो टीन आपको मिलेगा वो। ठीक है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर को आपको बढ़ाते जाना है। शुरू में 232 से थोड़ा सा ऊपर रखना है, तो वहाँ पे जो टीन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी का होगा। ठीक है, अभी आयरन लिक्विड नहीं बनेगा क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, केवल टीन ही लिक्विड फॉर्म में बाहर आ रहा है। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर फिर से बढ़ाते जाते 232 के बाद और 250 300 और बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद जब जब जैसे हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं ना, तो जो टीन मिलता है उसको सेकेंड लिक्वेशन बोलते हैं। शुरू में जो हमको मेटल मिलता है ना उसको फर्स्ट रन मेटल बोलते हैं। शुरू में जो हाईएस्ट प्योरिटी वाला जो मेटल मिलता है उसको फर्स्ट रन मेटल बोलते हैं। जो 232 के जस्ट ऊपर हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड रन मेटल। कुछ टाइम बाद जो मेटल निकलता है उसको सेकेंड रन मेटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लिक्वेशन बोलते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्योरिटी घट जाती है, क्योंकि आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो जो टीन मिलेगा उसकी प्योरिटी थोड़ी सी घट जाएगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट रन मेटल के कंपेयर में। ठीक है, और लास्ट में क्या बचता है आपका रफ ड्रॉस बचता है। रफ ड्रॉस क्या होता है, मेन उसमें आयरन होता है और कुछ अमाउंट में टीन होता है। मतलब आयरन ज़्यादा होता है, टीन मैक्सिमम बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट में टीन भी होता ही है, पूरा 100% अलग नहीं होता है। तो आयरन और टीन का मिक्सचर बच जाता है, उसको रफ ड्रॉस बोलते हैं। उस रफ ड्रॉस को वापस से हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ स्मेल्टिंग में फिर इसको डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आयरन का स्क्रैप डालते हैं ना, मैंने बताया था सेकेंड स्टेज ऑफ स्मेल्टिंग में ये जो यहाँ क्या डालते हैं, रफ ड्रॉस। तो रफ ड्रॉस यही कहाँ से आ रहा है, लिक्वेशन रिफाइनिंग से आ रहा है। ठीक है, लिक्वेशन रिफाइनिंग से जो बच रहा है लास्ट में वो रफ ड्रॉस को हम स्मेल्टिंग में सेकेंड स्टेज ऑफ स्मेल्टिंग में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका स्मेल्टिंग का चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्लैग का कॉम्पोजिशन भी बताया गया है। 35% SiO2, 30% कैल्शियम ऑक्साइड, 15% OFO और 20% SnO2। ये आपका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्मेल्टिंग होता है ना उसका स्लैग का कॉम्पोजिशन है। मतलब यहाँ पे स्लैग जो हमको मिल रहा है ना वो लगभग न्यूट्रल स्लैग होता है। न्यूट्रल स्लैग मतलब जिसकी बेसिसिटी 1 होती है। बेसिसिटी मतलब अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिटिक ऑक्साइड। तो लगभग बेसिसिटी 1 होती है, न्यूट्रल स्लैग बनाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रल स्लैग ज़रूरी है अगर आपको मतलब आयरन ऑक्साइड को मेटल में जाने से बचाना है अगर आपको, तो न्यूट्रल स्लैग आपको ज़रूरी है। तो उस हिसाब से जो है फ्लक्स को और को उस हिसाब से डाला जाता है। जो कोल कोक या लाइमस्टोन जो होता है उस हिसाब से उसमें डालते हैं हम लोग। ठीक है,
तो ये पूरा प्रोसेस था आपका टीन एक्सट्रैक्शन का, सॉरी टीन स्मेल्टिंग का, जो भी टीन एक्सट्रैक्शन का। और अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो टीन के रिफाइनिंग के लिए होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।